लोगों को सुबह उठने में तकलीफ भी होती है, तो और कम से कम 5 से 7 लोग हैं आपके साथ, है ना? तो बीच बीच में ज्वाइन करेंगे। ओके या वो नहीं ये वाला ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। एंड मेरा स्क्रीन भी विजिबल होगा आपको? ओके फाइन। सो पहले मैं थोड़ा सा कोर्स के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अपन पूरे जर्नी में क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और किस तरीके से अपन प्रोसेस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा जो है ट्रेनिंग वो 100% प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, जिसमें मैं बेसिक्स ऑफ HTML बताऊंगा। बेसिक्स ऑफ HTML मतलब जितना HTML अपने को रिक्वायर्ड है वेबसाइट बनाने के लिए, है ना। प्लस इसमें हम लोग CSS पढ़ेंगे, ठीक है। CSS के बाद में आपका कोर जावास्क्रिप्ट का पूरा फंडा आएगा, ठीक है। और कोर जावास्क्रिप्ट के अंदर भी देखो, जावास्क्रिप्ट में ना बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे पहला होता है आपका कि आप जावास्क्रिप्ट में वैलिडेशन बना सकते हो। दूसरा होता है आप जावास्क्रिप्ट में एनिमेशन बना सकते हो, ठीक है। तीसरा होता है आप डायनामिक पेज रेंडर कर सकते हो, जो रिएक्ट एंड एंगुलर एंड व्यू में होता है, ठीक है। सो हम लोग इसमें वैलिडेशन पढ़ने वाले, थोड़े एनिमेशंस पढ़ने वाले और डायनामिक पढ़ने वाले, ठीक है, कि डायनामिकली एलिमेंट्स को कैसे डिस्प्ले करवाना। फिर इसके बाद में आपका आएगा एडवांस जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सो एडवांस जावास्क्रिप्ट में हमारे रहेंगे हायर ऑर्डर फंक्शंस, जिसके ऊपर पूरा रिएक्ट डिपेंड है, जिसके ऊपर पूरा एंगुलर डिपेंड है, ठीक है। थोड़ा हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। फिर यूज़र डिफाइन फंक्शंस रहेंगे, फिर एरो फंक्शंस रहेंगे, ठीक है। सो इस टाइप से आपका एक जावास्क्रिप्ट, इसमें और इन डेप्थ में भी चीज़ें रहेगी। उसके बाद में आपका रिएक्ट आएगा, ठीक है। सो रिएक्ट में फिर हमारे एक 5 मिनी प्रोजेक्ट रहेंगे और एक मेगा प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है। एंड प्लस इसके साथ एड ऑन में हम लोग MongoDB पढ़ने वाले, विच इज़ अ नो SQL डेटाबेस, मतलब नॉन रिलेशनल डेटाबेस। और मैं Node.js पढ़ाऊँगा, जिसमें हम लोग API डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। सो अब API डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, वो भी चीज़ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अब यहाँ पे क्या ज़रूरत है रिएक्ट पढ़ने की, जबकि ऑलरेडी इतनी सारी टेक्नोलॉजी मार्केट में है। हम लोग PHP पढ़ रहे थे, हम लोग ने जावा देखा मार्केट में, हम लोगों ने .NET देखा, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी मार्केट में है, बट यहाँ पे रिएक्ट JS और एंगुलर, आप ऐसे बोल सकते हैं, रिएक्ट, एंगुलर या व्यू, ये मार्केट में इतने ज़्यादा फेमस क्यों हो गए, ठीक है। और इन सभी को हम लोग बोलते हैं फ्रेमवर्क। ये है आपके फ्रेमवर्क, और इसको हम लोग लाइब्रेरी भी बोलते हैं, ठीक है। बट ये लाइब्रेरी किसकी है? जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। तो इसका मतलब क्या है, जो चीज़ जावास्क्रिप्ट में होती है वो सारी चीज़ें आपकी रिएक्ट में भी होती है ना। तो जस्ट अ मिनट, मैं एक पेन टैबलेट कनेक्ट कर लेता हूँ ग्राफिकली एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, सो ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ग्राफिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअल हमारा वर्किंग किस तरीके से होता है।
करंट डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्लाइंट एंड सर्वर, एक आपका कंप्यूटर होता है और एक ना ये ऐसा आर्किटेक्चर बताया जाता है जिसमें हम लोग लेफ्ट वाले को बोलते हैं क्लाइंट एंड राइट साइड वाले को बोलते हैं सर्वर। तो इसके पहले जो प्रोग्रामिंग होती थी पीएचपी में, जावा में, है ना, तो जब भी हम लोग कोई प्रोजेक्ट बनाते थे तो वो प्रोजेक्ट आपका कहाँ पे रहता था, इस जगह पे, सर्वर पे। ठीक है, फिर हम लोग सपोज लिखते हैं facebook.com, जैसे आपने आपके कंप्यूटर में लिखा facebook.com ओपन करो, तो यहाँ से ना रिक्वेस्ट जाती है किसको, सर्वर को। फिर सर्वर क्या करता है, चेक करता है क्या उसके पास में कोई प्रोजेक्ट है जिसका नाम है facebook.com। ठीक है, तो जैसे ही उसको वो चीज़ मिली तो वो क्या करता है ना, इसका अपने को एक रिस्पॉन्स देता है। और ये जो रिस्पॉन्स रहता है वो क्या रहता है, ये रिस्पॉन्स रहता है आपका HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट और आउटपुट। तो ये जो लास्ट आउटपुट है ये होता है आपके PHP का आउटपुट, जावा का आउटपुट या .NET का आउटपुट। ठीक है, और फिर ये पूरा कोड आपके ब्राउज़र पे आता है और ब्राउज़र क्या करता है, इस कोड को रन करता है। तो रन करने पे क्या होता है ना, HTML, CSS और JS को रन कहाँ पे होता है, ब्राउज़र पे, और फिर आपको ना एक UI दिखा देता है आपके कंप्यूटर पे, कुछ ऐसा UI बनता है। तो इस केस में ये पर्टिकुलर जो आर्किटेक्चर है, ये आर्किटेक्चर कौन सा है, 2 टायर, ये 1 और ये 2, करेक्ट। तो यहाँ पे एक क्लाइंट है, एक सर्वर है। ठीक है, और इस सर्वर पे ही क्या मौजूद होता है, आपका डेटाबेस। यहाँ पे क्या मौजूद होगा, आपका डेटाबेस। मतलब चीज़ें 2 जगह पे ही फ्लोट करती है, समझे, कि एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब यहाँ पे एक एडवांसमेंट क्या हो गया कि हम लोग जो भी ये UI बनाते हैं, ये पूरा का पूरा UI हर बार कहाँ से आता है ना, आपके सर्वर से आता है, हर बार आपके सर्वर से आता है। ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है। ठीक है, तो अब रिएक्ट आने के बाद में क्या हो गया, रिएक्ट आने के बाद में आपका जो UI है, ठीक है, वो इस जगह पे क्लाइंट साइड में डायनामिकली जनरेट होता है। ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ को ना ऑलरेडी देखते हुए भी आ रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप आपके मोबाइल ऐप देखोगे, ठीक है, तो मोबाइल ऐप में क्या होता है ना, मोबाइल ऐप में आपने मोबाइल का साइज़ देखा होगा। ठीक है, जो ऐप होता है उसका साइज़ 150 MB, 200 MB इतना रहता है। ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि आपके मोबाइल में ना ऑलरेडी ये जो स्क्रीन्स होती है वो ऑलरेडी स्क्रीन मौजूद होती है, डेटा मौजूद नहीं होता। तो जब भी हम कोई नया अपडेट देखते हैं मोबाइल में तो स्क्रीन आपकी पहले से ही मौजूद होती है। डेटा कहाँ से आता है, डेटा आता है आपके सर्वर से। तो हम लोग इसी तरीके की चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अभी रिएक्ट का यूज़ करके, कि सिर्फ पहली बार में सर्वर से एक रिएक्ट का ऐप आपके ब्राउज़र पे लोड हो जाएगा और ब्राउज़र पे लोड होने के बाद में फिर वो सिर्फ डेटा ट्रांसफ़र होगा, बार बार आपका HTML CSS ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने एक थोड़ा मोटा माटा बता दिया, अगर नहीं समझा है नो इशू, इसको हम लोग और इलॉबरेट करके समझने वाले। तो अब ये जो प्रोसेस होती है जिसमें क्लाइंट और सर्वर आते हैं, जिसमें क्लाइंट क्या करता है, हमेशा रिक्वेस्ट करता है। किसको रिक्वेस्ट करता है, सर्वर को, और सर्वर क्या करता है, हमेशा रिस्पॉन्स करता है, किसको, क्लाइंट को। तो ये जो आर्किटेक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो अब सर्वर मतलब क्या, सर्वर मतलब मशीन, जैसा आपका लैपटॉप होता है। ठीक है, इसको अपन और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक लैपटॉप है यहाँ पे और एक और दूसरा लैपटॉप है, मतलब मेरे पास में 2 लैपटॉप्स हैं। ठीक है, पहला लैपटॉप हो गया और आपका दूसरा लैपटॉप हो गया। ठीक है,
पहले वाले लैपटॉप में प्रोसेसर है, सब कुछ है, ठीक है, और हमने ये दोनों लैपटॉप को लैन वायर से कनेक्ट कर दिए। अब क्या हो रहा है, जो दूसरा वाला लैपटॉप है ना, वो सारा डेटा कहाँ से फेच कर रहा है, पहले वाले लैपटॉप से। तो इस केस में जो दूसरा वाला लैपटॉप है ये हो गया आपका क्लाइंट, जो पहला वाला लैपटॉप है ये हो गया आपका सर्वर। एक सिंपल अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, ठीक है, अगर आप लोग को याद होगा तो आप लोग ना वाईफाई से डेटा ट्रांसफ़र करते थे, जिसको हम लोग बोलते थे शेयर इट। शेयर इट में क्या होता है कि आपका एक मोबाइल है, ठीक है, और एक दूसरा मोबाइल है। आपको पहले मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो इस मोबाइल को हम लोग शेयर इट पे क्या बनाते थे, रिसीवर, और इस मोबाइल को हम लोग क्या बनाते थे, सेंडर। तो जो डेटा रिसीव कर रहा है, तो इस केस में जो आपका रिसीवर है वो है आपका क्लाइंट, और जो आपका सेंडर है वो है आपका सर्वर। तो ये भी आपका एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हो गया। तो आपका रिसीवर क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है कि मुझे गाने भेजो, समझे, और फिर सेंडर क्या करता है, उसको वो गाने भेजता है, ठीक है, या वीडियो शेयर करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये साइकिल चलती है। बट हम लोग सर्वर को हमेशा इस मशीन से क्यों बताते हैं, क्योंकि उस केस में जो सर्वर है आपका ना, उसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई होता है, क्योंकि ये जो लैपटॉप है वो बना हुआ है सिर्फ सिंगल यूज़र के लिए। ये लैपटॉप सिर्फ सिंगल यूज़र के लिए बना है। अगर ऐसे ही मैंने मल्टीपल लैपटॉप जोड़ दिए, सपोज़ ये आपका सर्वर है, मैंने इसके साथ में आपके मल्टीपल लैपटॉप जोड़ दिए, तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो लोड है आपका वो किस पे पड़ेगा, ये लैपटॉप पे पड़ेगा, करेक्ट। तो या तो ये लैपटॉप हैंग हो जाएगा, या ये क्रैश हो जाएगा, जल जाएगा, करेक्ट। तो इस केस में इसको इतना कैपेबल बनाना है कि ये 5 अलग अलग लैपटॉप को सर्विस दे पाए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सारी चीज़ें 5 टाइम्स ऐड कर देंगे। फिर वो आपका प्रोसेसर हो गया, ठीक है, फिर वो आपका रैम हो गया, वो हार्ड डिस्क हो गया, सारी चीज़ें। तो इस केस में पर्टिकुलर इस मशीन को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वर। तो सर्वर मतलब भी क्या हो गया, आपका मशीन ही हो गया, है ना, बट विथ हायर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, करेक्ट। अब कुछ बेसिक चीज़ें, बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो अपने को पता होनी चाहिए इंटरनेट के हिसाब से। बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, सबसे पहले हम लोग जाएंगे, एक समझ लेते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज आपका URL, ठीक है। तो ये जो URL है आपका, ये क्या होता है, ये URL कुछ इस तरीके से होता है, https://www.suppose-webgurukul.co.in, ठीक है। तो ये जो URL है, ये URL एक्चुअली क्या होता है ना, ये URL कोई तो भी एक जगह पे पॉइंट करता है जहाँ पे ये वेब गुरुकुल का प्रोजेक्ट रखा हुआ है, समझे। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग बोलते हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग बोलते हैं डोमेन। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो आपका HTTP है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल, जो रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा लाने में और ले जाने के लिए। www जो है, इसको हम लोग बोलते हैं डिफ़ॉल्ट डोमेन, इसको बोला जाता है डिफ़ॉल्ट डोमेन। जो वेब गुरुकुल है, ये मैंने नाम परचेस किया हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूज़र लेवल डोमेन, या फिर आप इसको बोलते हो प्राइमरी डोमेन, और इस .co.in को बोलते हैं सेकेंडरी डोमेन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी डोमेन, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट और ये इंटरनेट काम कैसे करता है, ठीक है। कंसीडर हमारे पास में एक बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, एक बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा खरीदता है, वहाँ छोटे छोटे प्लॉट्स बनाता है, ठीक है। ये हो गया प्लॉट नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5।
ये 6 ऐसे। और इस एरिया का हम लोग नाम रख देते हैं सपोज मनीष नगर। ठीक है, तो अब मैंने प्लॉट नंबर 1 खरीदा, तो मेरे प्लॉट का एड्रेस क्या बनेगा? मेरे प्लॉट का एड्रेस बनेगा प्लॉट नंबर 1 मनीष नगर नागपुर, और एक पिन कोड बनेगा, कुछ तो पिन कोड बनेगा। तो ये पर्टिकुलर क्या हो गया? ये एड्रेस हो गया। ठीक है, किसका? ये फर्स्ट वाले प्लॉट का। तो अब यहाँ पे ये जो ज़मीन का टुकड़ा था, ये ज़मीन का टुकड़ा जिसमें हमने एक प्लॉट परचेस किया, इसको टेक्निकल टर्म में बोला जाता है होस्टिंग, जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट रहता है, इसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं होस्टिंग। ठीक है, और ये जो एड्रेस है इसको टेक्निकल टर्म में हम लोग बोलते हैं आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस कैसे होता है? 192.168.19.12। ठीक है, अब मैंने बोला कि भाई ये आईपी एड्रेस है, मुझे यहाँ पे लेटर भेजना है, फिर मैं कहीं से भी भेजूँ, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, कहीं से ही भेजूँ, मुझे एड्रेस तो यही वाला मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नागपुर में प्लॉट नंबर 1 पे मैंने रेडिसन होटल ओपन कर दिया, जिसको हम लोग बोल रहे हैं रेडिसन ब्लू। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इस एड्रेस की जगह पे एक और नाम दे दिया जिसको हमने बोला रेडिसन ब्लू। तो अगर मुझे किसी को बताना है कि भाई आपको ना रेडिसन ब्लू जाना है नागपुर में, तो उस केस में मुझे ना पूरा का पूरा प्लॉट का एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पूरा आईपी एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि रेडिसन ब्लू को हर कोई पहचानता है, नागपुर में इतना बड़ा होटल है रेडिसन ब्लू। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में ये आईपी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इस रेडिसन ब्लू को टेक्निकल टर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन नेम। तो जैसे मैंने यहाँ पे वेब गुरुकुल खरीदा, तो ये जो वेब गुरुकुल है ना, ये भी एक आईपी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। बट इंसानों को नंबर याद नहीं रहते, इस वजह से हम लोग नंबर्स याद नहीं करते। वर्ल्ड में जितनी भी वेबसाइट है, हर एक वेबसाइट का ना एक आईपी एड्रेस है, समझे? तो हम लोग को मोबाइल नंबर याद नहीं रहते। अगर मैं आपको पूछूं कि आपको कितने मोबाइल नंबर याद है, मैक्सिमम 10 मोबाइल नंबर्स याद होंगे, उसके ऊपर नहीं होंगे। बट अगर मैं आपको पूछूं कि आपको कितने लोगों के नाम याद है, तो आप मुझे 20, 25, 50 भी गिना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग ग्राफिकली चीज़ें ज़्यादा याद रखते हैं। ठीक है, तो ये जो डोमेन होस्टिंग है, होस्टिंग का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम लोग हमारा प्रोजेक्ट रखते हैं, जो हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं। कभी भी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो प्रोजेक्ट बनाती है, तो वो कहीं पे तो भी रखती है जहाँ से वो इंटरनेट के थ्रू हम लोग एक्सेस करते हैं। तो अब ये जो होस्टिंग है, ये कौन कौन प्रोवाइड करता है? ये होस्टिंग प्रोवाइड करता है आपका GoDaddy, AWS, Amazon, फिर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ठीक है, फिर गूगल क्लाउड। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक URL हो गया, ये आपका एक डोमेन एंड होस्टिंग का कंसेप्ट हो गया। ठीक है, अभी अपन आते हैं अपने, अगर किसी को कुछ भी डाउट होता है ना, आप मेरे को बीच में ही रोक के पूछ सकते हो, अगर कोई भी कंसेप्ट समझता नहीं है तो। ठीक है, मैं बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको कंसेप्ट्स क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, जस्ट अ मिनट, कोई तो, ठीक है, तो होस्टिंग हम लोगों ने देख लिया, डोमेन हम लोगों ने देख लिया। अब आर्किटेक्चर की बात करते हैं कि आर्किटेक्चर किस तरीके से वर्क करता है। तो पहला है आपका 2 टायर। ठीक है, 2 टायर मतलब क्या हो गया? आपका फ्रंट एंड, आपका बैक एंड एक जगह पे होता है, और आपका डेटाबेस दूसरी जगह पे होता है। तो फ्रंट एंड बैक एंड एक जगह पे, डेटाबेस दूसरी जगह पे। 3 टायर में क्या हो गया कि हमने ना फ्रंट एंड को अलग कर दिया, बैक एंड को अलग कर दिया,
और हमने डेटाबेस को अलग कर दिया। और ये तीनों चीज़ें ना एक दूसरे से लिंक है। फ्रंट एंड से बैक एंड कनेक्टेड है, बैक एंड से डेटाबेस कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये 2 टायर और 3 टायर में डिफरेंस क्या है? कल चल के अगर मुझे लगता है कि मेरा जो वेबसाइट का फ्रंट एंड है वो मैंने सपोज एंगुलर में बनाया था और अब मुझे उसे रिएक्ट में बनाना है, तो मैं ना पूरा का पूरा फ्रंट एंड चेंज कर सकता हूँ और डायरेक्टली बैक एंड के साथ प्लग कर सकता हूँ। कल मुझे लगता है कि मैंने बैक एंड पहले जावा में लिखा था, अब मुझे PHP में लिखना है या .NET में लिखना है, तो मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ। फिर मुझे लगता है कि मेरा डेटाबेस पहले MySQL था, अब मुझे MongoDB यूज़ करना है या Oracle यूज़ करना है, तो मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ। तो इसकी खास बात क्या है, आप प्लग एंड प्ले, एक टेक्नोलॉजी निकाल के दूसरी टेक्नोलॉजी लगा सकते हो। अब पहले वाले केस में क्या होता था, फ्रंट एंड और बैक एंड ना एक ही सर्वर पे रहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ना एक दूसरे को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी ज़्यादा। बट जब आप 3 टायर में जाते हो तो इनको ना कनेक्ट करने के लिए, डेटा फेचिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो फ्रंट एंड में जो डेटा आता है, ठीक है, वो कहाँ से आता है, बैक एंड से आता है। और किस तरीके से हम लोग फेच करते हैं, API के फॉर्मेट में, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, तो इस केस में अब यहाँ पे आप इन तीनों को 3 अलग अलग आदमी समझ सकते हो। ये तीनों 3 अलग अलग पर्सन है। कल आपको लगा इस पर्सन को चेंज करना है, बट वो भी फ्रंट एंड का ही काम करेगा, पर्सन चेंज हो गया, तो आप इजीली उसको चेंज कर सकते हो विदाउट एनी लिमिटेशन। तो इस खासियत की वजह से ये जो 3 आर्किटेक्चर है ना, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। अब फ्रंट एंड आपका रिएक्ट में, बैक एंड आपका जावा ले लो, नोड ले लो, डेटाबेस आपका MySQL ले लो, MongoDB ले लो या Oracle ले लो। करेक्ट। अब वाई जावास्क्रिप्ट? अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि मैंने तो यहाँ पे इतनी सारी टेक्नोलॉजी बोल दिया, जावा बोल दिया, PHP बोल दिया, .NET बोल दिया। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट की खास बात क्या है? ठीक है, जावास्क्रिप्ट की खास बात है कि आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके आप एक बार चीज़ें सीखते हो, आप जावास्क्रिप्ट को फ्रंट एंड में भी यूज़ कर सकते हो, आप जावास्क्रिप्ट को बैक एंड में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये किस केस में, वेबसाइट के केस में। आप जावास्क्रिप्ट में डेस्कटॉप ऐप भी बना सकते हो, आप जावास्क्रिप्ट में मोबाइल ऐप भी बना सकते हो, और आप जावास्क्रिप्ट में IoT बेस्ड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो। अब ये जो चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, पहले क्या होता था, पहले फ्रंट एंड आपका जो बनता है, ठीक है, फ्रंट एंड भी जो मैं बोल रहा हूँ ना, फ्रंट एंड में आपको HTML CSS सभी जगह पे यूज़ करना ही पड़े। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग बैकएंड बनाते थे PHP में, फ्रंट एंड आपका HTML CSS हमेशा कॉमन रहता था। डेस्कटॉप ऐप बनाते थे .NET में या जावा में, मोबाइल ऐप बनाते हैं एंड्रॉयड जावा, जिसको हम लोग माइक्रो वर्जन भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका IoT हम लोग जनरली यूज़ करते थे पाइथन। तो मल्टीपल अलग अलग लैंग्वेज सीखने की जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक ही लैंग्वेज सीख रहे हैं जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट। और अब जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके आप सारे प्लेटफॉर्म के लिए कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब फ्रंट एंड में हम लोग यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट, बैक एंड में हम लोग यूज़ कर रहे हैं नोड अगेन जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है, रिएक्ट अगेन जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। फिर डेटाबेस आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पे MySQL यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पे MongoDB यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पे Oracle यूज़ कर सकते हो। करेक्ट। तो अब क्या हो गया ना, अगर किसी एक बंदे ने जावास्क्रिप्ट पढ़ा है तो वो फ्रंट एंड में भी जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकता है, बैक एंड में भी जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकता है। करेक्ट। तो ये खास बात है जावास्क्रिप्ट पढ़ने की। ठीक है, तो अगर आपका जावास्क्रिप्ट इतना स्ट्रॉन्ग है, अगर आपने रिएक्ट के लिए जावास्क्रिप्ट पढ़ा तो नोड के लिए आपको अलग से जावास्क्रिप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो रिएक्ट का जावास्क्रिप्ट है
सेम आप उसको नोड के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जो मैं कोर जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब अगेन बात आती है वाई रिएक्ट। अगेन बात आती है वाई रिएक्ट। तो एक मैं आपको लाइव एग्जांपल ही दिखाता हूँ इसमें। फॉर एग्जांपल हमारे पास में कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, सपोज ई कॉमर्स, तो हम लोग अमेज़ॉन ले लेते हैं। तो हम लोग आए इस जगह पे, ठीक है। तो अब देखो ये अमेज़ॉन की वेबसाइट है। यहाँ पे ना कुछ कंपोनेंट्स है जो बार बार डुप्लीकेट हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट है, आप ये बॉक्स देखोगे, ये बॉक्स देखोगे, ये फर्स्ट कलर आई विल चेंज, आई विल मेक इट ब्लू, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये सेम बॉक्स 4 बार रिपीट हुआ। तो हम लोग पहले कोड कैसे करते थे, हम लोग कोड ना 4 बार लिखते थे एक ही बॉक्स का। सेम बॉक्स का कोड मेरे को HTML में 4 बार लिखना पड़ता था, ठीक है। तो अब रिएक्ट में क्या हो गया, रिएक्ट में आप कोड को एक ही बार लिखो। मैं सिर्फ पहला वाला कोड लिखूंगा और इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं लूप में चला दूंगा, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगा, लूप में चला दूंगा। तो क्या हो गया, जो मैं 4 बार कोड लिख रहा था, तो इससे क्या हो रहा था, आपका रिपीटेशन बढ़ रहा था कोडिंग में। रिपीटेशन को ही हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं रिडंडेंसी। तो हमने रिपीटेशन को रिमूव कर दिया। अब क्या हो गया, जो कोड है वो आपका डायनेमिक जनरेट हो रहा है। तो पहले जब आप 4 कार्ड का कोड करते थे, तो सपोज आपका फाइल का साइज़ 4 MB का होता था, तो अभी आपका फाइल का साइज़ कितना होगा, ओनली 1 MB का। क्यों, क्योंकि आपने एक ही कार्ड लिखा। और जब कंपाइलर इसको प्रोसेस करेगा, तो वो इसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब 4 टाइम्स रिपीट करेगा, करेक्ट। तो अब ये चीज़ पहले HTML में पॉसिबल नहीं थी, ये सारी चीज़ें पहले PHP में पॉसिबल थी, क्योंकि हम लोग बैकएंड में हमने पढ़ा था फॉर लूप, ये सब हम लोग लिखते थे। अब वही सेम केस यहाँ पे आप देखो, सॉरी, ये प्रोडक्ट यहाँ पे। तो पहले ये चीज़ बैकएंड में पॉसिबल थी, फ्रंट एंड में पॉसिबल नहीं थी। तो अब क्या हो गया, अब आप HTML का कोड भी लूप में यूज़ कर सकते हो। पहले हम लोग HTML का कोड लूप में यूज़ नहीं कर सकते थे, करेक्ट। तो आपका जो फाइल का साइज़ है वो सबसे ज़्यादा बढ़ता क्या था, HTML की वजह से, समझे। जैसे यहाँ पे इसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी, वेपलाइजर करके हमारे पास में एक प्लगइन है, अगर आप वो इंस्टॉल करते हो तो ये जो प्लगइन है ये आपको बताता है कि जो आपकी वेबसाइट है, आप कोई भी वेबसाइट अगर चेक करना चाहो कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी में बनी है, तो आप इस पर्टिकुलर इससे चेक कर सकते हैं। जैसे मैं अमेज़ॉन चेक करना चाहता हूँ कि अमेज़ॉन कौन सी टेक्नोलॉजी में बना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे उसको ओके, दिस वेबसाइट एक्सक्लूड, नो इशू। हम लोग जाते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वेबाकृति, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे वेबाकृति का लिखा। तो अगर कोई अपने वेबसाइट को हाइड करना चाहता है कि टेक्नोलॉजी नहीं पता चले, ठीक है, तो स्टिल लोडिंग।
ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, वेट करता है। या फिर लोड हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अब इस हिसाब से जो रिएक्ट है, तो रिएक्ट का इतना ज़्यादा यूज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि ये क्या कर रहा है, डायनेमिकली चीज़ें रेंडर करता है। ठीक है, आप कोड एक बार लिखो, उसको आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो रिपीट करके। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट रिस्पॉन्सिबल है आपका फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, जावा स्क्रिप्ट रिस्पॉन्सिबल है आपका बैक एंड टेक्नोलॉजी बनाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। होप सो इतनी चीज़ें क्लियर होगी आपको। अगर इतने इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम लोग हमारे प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करेंगे कुछ एडिटर्स। ठीक है, तो एक डिफरेंस मैं बता देता हूँ। हम लोग एडिटर यूज़ करने वाले हैं सबलाइन, एंड उसके बाद में यूज़ करेंगे VS कोड। ठीक है, और वैसे ही कुछ IDs होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है आपका इक्लिप्स, नेटबीन्स, पाइचार्म। ठीक है, तो हम लोग यूज़ करेंगे एडिटर क्योंकि लाइट वेट होता है और अपने को अभी आईडी की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो एडिटर मैंने ओपन करके रखा है, यह आपका है सबलाइन। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला एडिटर रहेगा वो रहेगा सबलाइन, और उसके बाद में हम लोग मूव करेंगे VS कोड पे। तो इनिशियली आपको कुछ और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखने, ठीक है, जो अपने को रिक्वायर्ड रहेंगे कोडिंग के लिए। तो सॉफ्टवेयर्स में हमारा पहला सॉफ्टवेयर हो गया आपका सबलाइन एंड पोस्टमैन। अभी के लिए ये दो आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, अब जब हम लोग रिएक्ट, ओके ये प्रोसेस ही नहीं हुआ, तो मेरे को लगता है प्लगइन के थ्रू ही आपको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे प्लगइन आता है, प्लगइन से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब मुझे यहाँ पे React.js को रन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है अपना Node.js। ठीक है, तो ये Node.js की वेबसाइट है। ठीक है, तो आपको ये वाला डाउनलोड फॉर विंडोज़ ये भी आपको इंस्टॉल करना है Node.js। तो जब भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो इसके साथ में आपको Node.js सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। सिर्फ नेक्स्ट 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 करते हुए जाना है और कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें इनिशियली आपको लगेगी रन करने के लिए। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक्स ऑफ HTML से। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया है। ठीक है, इस ओवरव्यू को हम लोग इन डेप्थ में और पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर किसी को कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग मेरे को बीच में ही पॉज करके पूछ सकते हो। ठीक है, सो अब HTML क्या है एंड किस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि हम लोग इसको रिएक्ट में यूज़ करने वाले हैं। तो आपका जो HTML है और जो आपका C है, ये दोनों मार्केट में आए थे 1980s के आसपास। फिर C का अपग्रेडेशन हुआ, C++ आया, फिर उसका अपग्रेडेशन हुआ, जावा आया, फिर .NET आया, फिर PHP आया। तो ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी मार्केट में आते गई। बट HTML के केस में क्या हुआ, पहले HTML आया, फिर HTML का सेकेंड वर्जन आया, फिर HTML का थर्ड वर्जन आया, फिर HTML का फोर्थ वर्जन आया, और अभी जो HTML का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो चल रहा है HTML5। ठीक है, तो यहाँ पे किसी ने रिप्लेस नहीं किया। जबकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के केस में आप देखोगे
कि पहले सी आया, फिर सी के कुछ ड्रॉबैक थे तो सी प्लस प्लस आया, फिर उसके कुछ ड्रॉबैक थे तो जावा आया, ठीक है। बट HTML के केस में क्या हुआ, HTML के केस में सिर्फ वर्जन अपग्रेड हुए, ठीक है, वर्जन अपग्रेड हुए, करेक्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका ब्राउज़र है, इस ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है HTML। जो ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है वो क्या है, HTML। इसलिए जब भी आप किसी फाइल को .html करके सेव करते हो तो आप ना ब्राउज़र का सिंबल आता है। अब अगर मैं चाहूँ कि कल जाके मुझे कोई नई लैंग्वेज इन्वेंट किया मैंने और मैं चाहता हूँ कि लोग उसको यूज़ करें, तो मुझे पहले लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि आप ना मेरे ब्राउज़र यूज़ करो। क्यों? क्योंकि अभी वर्ल्ड में जितने भी ब्राउज़र्स हैं उनकी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज क्या है, HTML, ठीक है। और मेरे को पूरे वर्ल्ड के लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे वर्ल्ड की जो टॉप कंपनीज़ हैं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल, ये तीनों साथ में काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी की मोनोपोली नहीं चलती, करेक्ट। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें साथ में काम करते हैं, ठीक है। तो इस जगह पे HTML को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, और आपका जो इंटरनेट है वो पूरा का पूरा इंटरनेट किस पे चलता है, HTML पे। अगर HTML नहीं होगा तो आपका इंटरनेट काम नहीं करेगा, फाइल ट्रांसफर्स नहीं होगी, ठीक है। अब जो हम लोग बोल रहे हैं HTML का आपका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट मतलब ऐसा टेक्स्ट जो दो पेजेस को जोड़ता है। अगर मैं किसी एक टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और उस पर क्लिक करने पे कोई दूसरा पेज ओपन होता है तो उस टेक्स्ट को हम लोग बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। और मार्कअप का मतलब है टैग, ठीक है। और लैंग्वेज का मतलब है इंग्लिश। तो HTML जो है वो इंग्लिश में रिटर्न है, इसलिए उसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे लैंग्वेज का मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से नहीं है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से नहीं है। मतलब HTML में टैग्स कैसे होते हैं, आपका हेड होता है, बॉडी होता है, पैराग्राफ होता है, और ये सारी चीज़ें जो है ये इंग्लिश से ही डिराइव हुई है, करेक्ट। तो यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप में लैंग्वेज का मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से नहीं है, इसका मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज से, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश में लिखी गई है। और HTML वर्ल्ड में एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कभी एरर नहीं आता, ये एरर फ्री लैंग्वेज है, कभी इसमें एरर नहीं आता, ठीक है। तो ये कभी नहीं बोलेगी कि आप गलत हो करके, जो भी आप लिखो वो उसका आउटपुट शो करेगी, फिर चाहे वो गलत क्यों ना हो, ठीक है, बट आउटपुट आपका ज़रूर आएगा। तो ब्राउज़र क्या करता है, खुद से ही जो एरर है उसको रिजॉल्व करने का ट्राई करता है, ठीक है। तो अभी हम लोग हमारा पहला कोड स्टार्ट करते हैं। डेस्कटॉप पे मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, न्यू फोल्डर का नाम है मेरा batch1 फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसको ड्रैग करके ड्रॉप करते हैं। राइट क्लिक, सबलाइम में देखो मैंने क्या किया, ड्रैग करके ड्रॉप किया, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। राइट क्लिक, न्यू फाइल, Ctrl+S। सेव करते टाइम पे ध्यान में रखना है कि बराबर डेस्कटॉप के batch1 फोल्डर में है क्या, और यहाँ पे हम लिखेंगे index.html। तो यहाँ पे आपका index.html आ गया। फिर स्मॉल लेटर में आपको लिखना है HTML टैग, ठीक है। तो ये आपका सिंटेक्स है, दिस इज कॉल्ड एज सिंटेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो एक हायरार्की दिख रही है। लाइन नंबर 1 का मतलब है डॉक टाइप HTML, मतलब डॉक्यूमेंट टाइप। ये क्या बताता है कि हम लोग HTML का 5th वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हेड, ये है आपका पेरेंट। तो इसका अगर मैं हायरार्की बनाऊँ
तो HTML ये पेरेंट हो गया, इसके दो पार्ट है HTML के। पहला होता है आपका हेड, तो यहाँ पे हेड लिखा। दूसरा होता है आपका बॉडी, तो यहाँ पे बॉडी लिखा। फिर हेड के अंदर में फिर से मल्टीपल चीज़ें, जिसमें आपका एक मेटा एंड टाइटल। फिर बॉडी एम्प्टी है, पर बॉडी के अंदर भी हम लोग मल्टीपल चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये HTML का, ये हायरार्की फॉर्म में आता है। तो ये हेड का क्या काम है, ये हेड क्या करता है, वेबसाइट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। ठीक है, वेबसाइट रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है, बॉडी क्या है, जो चीज़ें अपने को डिस्प्ले करवानी है ब्राउज़र पे, वो चीज़ें हम बॉडी में लिखते हैं। जो हमको ब्राउज़र पे डिस्प्ले करवानी वो बॉडी में आता है। अब ये जो पूरी चीज़ है, इसको मैंने क्या बोला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंटेक्स। तो अभी सिंटेक्स मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे अगर अपने को इंग्लिश में बात करना है तो हमको ना ग्रामर फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है। तो वैसे ही जब अपने को प्रोग्रामिंग करना है तो अपने को सिंटेक्स फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए जो रूल्स है वो कौन डिफाइन करता है, ग्रामर। प्रोग्रामिंग के लिए रूल्स कौन डिफाइन करता है, सिंटेक्स। तो हर एक लैंग्वेज का अपना एक अलग रूल होता है। तो सिंटेक्स का मतलब सिंपल है आपका रूल, समझे। अब इसको अगर मुझे रन करना है .html को, तो राइट क्लिक करने का, ओपन इन ब्राउज़र करना, तो ये आपका फाइल रन हो गया। तो ये सारा जो वाइट पोर्शन है, ये सारा वाइट पोर्शन, दिस इज़ योर बॉडी। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। अब मैं बॉडी में लिखता हूँ सपोज वेलकम टू HTML। तो ये देखो यहाँ पे आपका आउटपुट आया वेलकम टू HTML, करेक्ट। तो कब आया, जब मैंने बॉडी के अंदर में कोई भी चीज़ लिखा। तो ये जो वाइट पोर्शन है, दिस वाइट पोर्शन इज कॉल्ड एज योर बॉडी। जब भी आप इसके अंदर कोई चीज़ लिखोगे तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी, इस जगह पे, समझे। तो ये है आपकी बॉडी। अब हमारे टैग्स कैसे शुरू होते हैं, टैग्स शुरू होते हैं, पहला टैग हम लोग देखते हैं H1, ठीक है। H1 ओपन, H1 क्लोज, सेव करते हैं। तो ये है आपका हेडिंग 1, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास में 6 हेडिंग्स होती है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो H1 सबसे बड़ा होता है, H6 सबसे छोटा होता है। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ गलती कर दूँ, मैंने H4 को डिलीट कर देता हूँ, मतलब मैंने H4 को क्लोज नहीं किया, ठीक है, और फिर मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये आपको एरर नहीं थ्रो करेगा। ये बोलेगा नहीं कि आपने गलत लिखे, वो क्या करेगा, खुद से उसको एडजस्ट कर रहा है, समझे। तो जो H4 है आपका, भले ही हमने H4 का यहाँ पे टैग निकाल दिया, बट यहाँ पे आपको एरर नहीं आएगा, समझे। तो एरर नहीं आएगा, बट हमारे पास में वेबसाइट भी है जिसमें हम लोग चेक कर सकते हैं क्या हमारा HTML का कोड बराबर है कि नहीं है। अब मैं जानबूझ के एक और हेडिंग क्रिएट करता हूँ विच इज़ H7, ठीक है। और H7 होता ही नहीं है, बट मैंने बना दिया, तो देखो इसने आपको एरर नहीं थ्रो किया। H6 सबसे छोटा था, H7 उससे बड़ा हो गया, समझे।
तो H7 क्या हो गया, उससे बड़ा हो गया। बड़ा हो गया का क्या मतलब है, इसने क्या किया, जो नॉर्मल टेक्स्ट है वो ले लिया। रिफ्रेश करता हूँ, देखो दिख रहा है, जो नॉर्मल टेक्स्ट का साइज है वो उसने कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो ये कभी आपको थ्रो नहीं करेगा कि आपके एरर्स आए हैं करके फाइल में, बट हम लोग एक्सटर्नली चेक कर सकते हैं। वो एक्सटर्नली कैसे चेक करना है वो भी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। तो हमारे पास में जो हेडिंग है वो कितनी होती है, H1 to H6 होती है। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में भी हमारे पास में डमी डेटा लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे लॉरेम स्मॉल लेटर में और टैब दबाएंगे। तो ये सिंटेक्स है पैराग्राफ का कि P ओपन रहेगा और यहाँ पे P क्लोज रहेगा। ठीक है, तो इस केस में इस H1 को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपनिंग टैग। इसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग टैग। और ये क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कंटेंट, इसके अंदर के कंटेंट। और इन सभी को मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक के अगर आप पूरा मिलाते हो तो इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट मतलब जिसमें टैग और कंटेंट दोनों आते हैं। ठीक है, और ये आपका ओपनिंग टैग, ये आपका क्लोजिंग टैग। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे एलिमेंट क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्या हो गया आपका एलिमेंट हो गया। समझे? ठीक है, तो ये हो गया आपका H1 to H6 और ये हो गया आपका पैराग्राफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग HTML का कोड करते हैं। तो हम लोग इसमें कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं आगे, है ना, जिसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट क्या होता है। जैसे H1 है ऑटोमेटिक, सारी की सारी चीज़ें दिख रहा है आपका न्यू लाइन पे आ रही है, सारी चीज़ें न्यू लाइन पे आ रही है। बट वही मैं सबसे नीचे आके अगर लिखता हूँ बोल्ड, तो बोल्ड का बी टैग होता है। तो मैं 3 टैग बनाता हूँ। अब देखोगे तीनों की तीनों टैग एक लाइन में, पर इसके पहले की सारी चीज़ें न्यू लाइन में दिख रहा है। बट ये तीनों के तीनों टैग एक लाइन में, जबकि मैंने इनको भी न्यू लाइन में लिखा हूँ। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो टैग्स है ना, इनको बोलते हैं इनलाइन। इनलाइन का मतलब क्या होता है, जितनी स्पेस की ज़रूरत है सिर्फ उतनी ही स्पेस लेते हैं। और ब्लॉक मतलब क्या होता है, जो पूरी विड्थ लेते हैं 100%। ब्राउज़र की 100% जो विड्थ लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। जो ब्राउज़र की जितनी विड्थ रिक्वायर्ड है उतनी ही विड्थ लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। पहले आप इतना सेटअप कर लो आपके लैपटॉप में, प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, फिर और लोग हैं जो कल से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कोड हो गया आज का, और मैंने रिकॉर्ड भी किया है वीडियो, तो